हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज तक का फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम पूरी फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। 70 में 70 नंबर की बिल्कुल पक्की तैयारी करने वाले हैं। आज का ये वीडियो पूरा लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं इसमें क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड रूल्स, इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको हर साल ये क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं। इसीलिए सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को विद सोल्यूशन के साथ, विद डेरिवेशन, विद न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वो सारी तैयारी कराने वाला हूं जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को फिजिक्स के बोर्ड पेपर के लिए जरूरत होती है। उन सारे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% चांस है कि वो क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन को लेकर बैठना है, नोट करते हुए चलना, क्योंकि अब आपके पास बच्चों समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में अब आपको सिर्फ ओनली ऑन स्टडी पर फोकस करना है। अब आप हार्ड स्टडी नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी करना है। एकदम अच्छी तरीके से आपको अब सिर्फ वो सारे क्वेश्चंस पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप उतना पढ़ लो और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लाओगे। तो आइए हम एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता का जो मात्रक है, क्वेश्चन जो है 2014, 15, 19 और 23 में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में पूछा गया है बच्चों। इसका मात्रक न्यूटन कूलाम प्रति सेकंड होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या न्यूटन कूलाम इनवर्स होता है, या न्यूटन वोल्ट मीटर इन स्क्वायर होता है, या कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स होता है, या फिर न्यूटन मीटर होता है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं निर्वात में वैद्युत जो शीलता होती है, आप इसको कूलाम भी लिख सकते हो। अगर कहीं कहीं आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ये हिंदी में लिखा हुआ मिलता है तो बच्चों कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है, विद्युत जो निर्वात में वैद्युतशीलता होती है उसका यही मात्रक हमारा सही है। और जो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगर नहीं आपने देखा है तो मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कराया था 2023 का पेपर, उसमें आप जाके देख लेना, मैंने आपको वहां पर भी बताया है। बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका कितना मान होता है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2013, 18, 15 और 20 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रहा 2 × 10⁻⁻18 जूल, 1.5 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 24 × 10⁻⁻19 जूल। आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो बच्चों आपने कई जगहों पर एक ई का मान आपने पढ़ा होगा। एक ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये वाला हमारा विकल्प सही है। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है, याद रखोगे आप इसको। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला जो हमारा बच्चों है वो एक न्यूमेरिकल है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होती है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध हमें दे रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत चालकता। तो जब हम विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत चालकता की बात करते हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता इक्वल टू, आपको एक सूत्र पढ़ा होगा, वैद्युत चालकता इक्वल टू होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इस क्वेश्चन को आप विद्युत रसायन वाला चैप्टर है उसमें और भी ज्यादा आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हो। ठीक है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। हमें विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 500 ओम दिया गया है, यानी कि 1/, हम इसको 500 लिख सकते हैं। हम अगर 1/500 करते हैं तो वैद्युत चालकता हमारी आ जाएगी। हमने यहां पर लगाया दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़े।
अब भी नहीं घट रहा। फिर जीरो बढ़ाया, इधर जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, हमने कैंसिल कर दिया। फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ा लिया, यानी कि यहाँ पर बचे 10, नीचे बचे 5, 5 दूनी 10, यानी कि 0.002। अब ऐसा हमारा जहां पर भी ऑप्शन मिलता है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है 0.002, चलो ठीक है, इसमें 0.2 है, इसमें 500, इसमें 50 है, ये सही है। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यही हमारा सही विकल्प होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आपको लगाना है। न्यूमेरिकल भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पेपर में भी पूछा गया है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बच्चों आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका क्या मात्रक होता है? वेबर प्रति मीटर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर वेबर होता है, या फिर वेबर मीटर प्रति वेबर मीटर होता है। तो बच्चों आपने क्या था, एक क्वेश्चन जो है हमारा 16, 15, 16, 17 और 23 में आया है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आने के चांसेस है। तो आपको मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, मैंने जब चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको 2 मात्रक फंसते थे, एक वेबर मीटर और एक वेबर मीटर स्क्वायर। वहां पर आपको कंफ्यूज होता था, तो मैंने वहां पर आपको साफ साफ बता दिया था अगर ऐसा कुछ होता है तो ये गलत होगा, और हमारा जो वेबर मीटर स्क्वायर जिसमें दिया होगा वो सही होगा। तो आप लोग याद रख लेना है, रट लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन कुछ जो मात्रक मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इनको आप तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों है, कह रहा है कि विशिष्ट किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, ठीक है, उसमें वोल्टेज V है, उसका जो वोल्टेज है B है तथा धारा I है, तब शक्ति क्षय क्या होगा? ये क्वेश्चन 2010 और 11 और 17 में पूछा गया है, उसके बाद नहीं आया, तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस ज्यादा है। तो बच्चों आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें अगर वोल्टेज B है और उसके बीच में धारा I है, तो जो शक्ति क्षय हम निकालते थे वो क्या निकालते थे? अगर इनके बीच जो भी कोण होगा उस पर निर्भर करता था, तो B तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है, और यही हमारा विकल्प भी सही है। ठीक है, चौथा वाला विकल्प सही है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए 2014 में आया, 15, 5 में आया, 17, 12 और 18 में आया है। इस क्वेश्चन को भी हम न्यूमेरिकल की तरह से हल करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बताना है लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। आपने पढ़ा होगा अगर हम लेंस की क्षमता निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र होता था, आपने पढ़ा था P1 प्लस P2 प्लस P3, जो भी हमारी लेंस की क्षमताएं होती थी उनको जोड़ देते थे। तो हमारे पास P इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें एक मान दिया है, P1 का मान दिया गया +5 प्लस का निशान, और जो P2 का मान दिया गया -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 - 3 यानी कि प्लस के 2 बचेंगे, यानी कि जो P का मान आया है वो +2 आया है, और इसकी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो P का मान आया वो 2 आया। अब हमसे पूछ रहा है क्या, फोकस दूरी। अब अगर हमें फोकस दूरी निकालनी होती है F इक्वल टू, तो हमें एक सूत्र पता है, अगर हम मीटर में निकालते हैं तो हमें 1/P लगाना होता है, 1/P F इक्वल टू। अगर हम सेंटीमीटर में लगाते हैं तो हमें 100/P लगाना होता है, 100/P। अब देखिए अगर ऊपर 100 है, क्योंकि यहाँ पर हम सेंटीमीटर में निकाल लें, और हमें पता है P का जो मान आया वो 2 आया है, 2 पंचे 10, यानी कि F इक्वल टू आया 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकस दूरी आई है बच्चों कितनी आई है, 50 सेंटीमीटर आई है। और ऐसा हमें कहां पर दिख रहा है, देखिए 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा हमें किस में दिख रहा है बच्चों, हमें दिख रहा है ऑप्शन जो हमारा पहला दिया गया है, इसमें कह रहा है 50 सेंटीमीटर। तो हमारा यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरीके से हमें कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि ये फोटॉन के गतिज जो द्रव्यमान होता है उसका सूत्र क्या होता है। फोटॉन का जो गतिज द्रव्यमान होता है, और ये 2015, 17 और 20 में क्वेश्चन हमारा बोर्ड के पेपर में पूछा गया। ठीक है, एक जो फोटॉन होता है उसका गतिज द्रव्यमान h ν/λ होता है, या h/c/h इक्वल टू h/c λ होता है, या hc/λ होता है, या h/c होता है। तो मैंने आपको गतिज द्रव्यमान का बताया था h/ होता है c λ। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन के हिसाब चेंज करते रहते हैं, ये चीज आपको पता है, नहीं भी पता है लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में पूछेगा, आपसे डिफाइन करने को नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर भी आप लगा लीजिए। एक क्वेश्चन 2011, 13, 14 और 19 में पूछा गया है।
देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसकी बंधन ऊर्जा -31 -13.6 ईवी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0 होती है, या 6.8 ईवी होती है, या 13.6 ईवी होती है। तो बच्चों अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है, किसमें अगर बंधन ऊर्जा की बात करते हैं तो -13.6 ईवी होता है। मैंने आपको परमाणु वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया था। अगला है कि एक एएमयू जो होता है वो किसके तुल्य, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके तुल्य होता है। 2013, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन हमारा बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। 190 एमईवी होता है, 139 एमईवी होता है, या 913 एमईवी होता है, या फिर 931 एमईवी होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फुल फॉर्म होगा एमईवी का। एमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक एमयू, तुल्य का मतलब होता है एक एमयू किसके बराबर होता है, एक एमयू की जो ऊर्जा होती है वो कितनी ऊर्जा के बराबर होती है। तो 931 एमईवी जो ऊर्जा होगी वो एक एमईवी के बराबर ऊर्जा होती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, हमारी जो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है उसमें क्या होते हैं। ये क्वेश्चन 2012, 11, 12 और 17, 19 और 20 में आया। तो देखिए अवक्षय परत के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। अवक्षय परत जो होती है वो बीच में होती है। अवक्षय परत में आप केवल कोटर होते हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं, या फिर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर होते हैं। तो ये बात सही है, उसमें जो अवक्षय परत होती है ना उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही उसमें कोटर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालक में चालन का कारण होता है। देखिए कोई एन प्रकार का अर्धचालक है, पीएन प्रकार, संधि डायोड आदि मैंने आपको पढ़ाए थे। तो एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें क्या होता है, वैद्युत चालन का मुख्य कारण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, कोटर या पॉजिट्रॉन। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर से उधर गति करते हैं, यानी कि वैद्युत चालन का जो कार्य करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। चीज आपको पता है, ठीक है, समझ में आया। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। देखिए बच्चों हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किरचॉफ का नियम क्या है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है किरचॉफ के नियम। और एक क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 4 से 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो बच्चों किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक उनका पहला नियम था जिसको हम संधि का नियम कहते हैं, दूसरा नियम था जिसको हम बंद पास का नियम कहते हैं। संधि का नियम और बंद पास का नियम दोनों एक इंपॉर्टेंट नियम है जो कभी कभी सिंगल भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर में। तो पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम आप डाल सकते हैं, या किरचॉफ का नियम आप हेडिंग डालना, उसमें लिखना, फिर आप हेडिंग डाल लेना संधि का नियम, ठीक है। फिर आप क्या संधि का नियम क्या कहता है इसको समझिए। संधि का नियम ये कहता है, पहले आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई परिपथ है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक परिपथ है, इसमें यहाँ पर मेन सेंटर आइटम है। अगर इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है, और इधर से धाराएं आ रही हैं, और इधर से कुछ धाराएं जा भी रही हैं, तो आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा यहाँ पर मेन बिंदु पर, वो हमारा क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम हमारा समझाता है और कहता है, क्या कहता है, किसी परिपथ की किसी संधि पर, एक कोई परिपथ था उसकी किसी भी संधि पर, यानी कि जो सेंटर है कोई हमारा पूरा मान लीजिए परिपथ है, इसकी संधि पर क्या कहता है, मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसे संधि का नियम, यानी कि धाराओं मिलने वाला जो बीजीय योग होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ये चीज जो है एक किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, लॉ ऑफ फर्स्ट, जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया संधि का नियम, क्योंकि छोटा मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है संधि का नियम। अगला देखिए, अगला बच्चों हमारा जो है वो बंद पास का नियम है। बंद पास का नियम क्या कहता है, अगर पहले आप इसको समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई परिपथ है, उस परिपथ के किसी भी बंद पास में, परिपथ का जो बंद पास है उसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे होंगे, उनमें जो भी प्रतिरोध लगे, फिर उनमें प्रतिरोध अगर लगे तो उनमें धारा भी प्रवाहित हो रही होगी। तो उनमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उनको गुणनफल, उन जो गुणनफल होगा उनका गुणनफल का बीजीय योग जो होगा उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास कोई परिपथ है, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं और उनमें धारा बह रही है। अगर प्रतिरोध और धारा के गुणा कर दें, इसका जो गुणनफल का बीजीय योग आ जाएगा, बीजगणितीय योग आ जाएगा, वो पास में लगे विद्युत वाहक बल का जो योग होगा उसी के बराबर होगा। अर्थात हमने लिखा है जो इसमें धारा बह रही I और प्रतिरोध R जो होगा वो बराबर होगा विद्युत वाहक बल यानी कि E के। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, ऐसे हमें विधिवत तरीके से लिखना है बोर्ड के पेपर में भी, ठीक है।
अगला बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चालक क्या होते हैं। बच्चों चालक के कंडक्टर क्या होते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश आसानी से प्रवाह हो जाए चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, चांदी और कॉपर भी होता है। ठीक है, समझिएगा। अगर हम बात करते हैं, आप जो घर में वायर बिछाते हैं, तार बिछाते हैं, इनमें वैद्युत धारा जाती है, तो जिसमें भी वैद्युत धारा प्रवाह हो सके उन्हें हम ही चालक कहते हैं, जिनमें ना हो सके उन्हें अचालक कहते हैं। कुचालक भी होते हैं जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको वैद्युत चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। प्लास्टिक जो होती है वैद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होती है। ठीक है, तो आपको पढ़ना, आप आजकल आप देखते हैं ज्यादातर जो बोर्ड्स आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो प्लास्टिक के, क्योंकि वो सबसे कम कुचालक, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाता है। इसीलिए क्यों, अगर लोहे के लगाते तो सारे में करंट फैल जाता है ना। इसीलिए आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लेना, कहीं से भी पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात कोण क्या होता है। यानी कि आपको बताना है कि द्विघात कोण क्या होता है, द्विघात कोण पर टिप्पणी के लिए। इसी तरीके से हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। द्विघात कोण क्या होता है, आप किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया पर गए, किसी भी पार्टिकुलर स्थान पर गए, किसी भी एक यानी कि किसी भी एक नियमित स्थान पर गए, पर्टिकुलर स्थान पर गए, वहां पर आपने किया कि चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच एक कुछ परिकल्पनाएं की। तो आपने जो देखा चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच में एक जो कोण बन रहा है न्यून कोण, उस स्थान का, उस न्यून कोण को ही द्विघात कोण कहते हैं। समझिए, किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर व भौगोलिक आमोत्तर के बीच न्यून कोण को ही उस स्थान का चुंबकीय द्विघात कोण, इस स्थान का द्विघात कहते हैं। ठीक है, और इसका जो होता है अलग, अगर आप देखेंगे आपके जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं वहां का द्विघात कोण, और आप अगर बाहर देखेंगे कहीं अंत जाएंगे वहां का द्विघात कोण जो होगा वो अलग अलग होगा। तो मैंने नोट में लिख दिया है कि इसका जो मान होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात कोण का मान होता है अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न, सेम रहता है, नहीं बदलता है, कोई चेंज नहीं होता है, इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप वहां पर लगा देना कि अगर द्विघात कोण जो है उसका हर एक स्थान पर मान जो होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। समझ गए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। देखिए एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, पहले आप थोड़ी इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, इधर हमारी ये चुंबक हो गई और हमारे चुंबक के चारों ओर क्या हुए हैं, कुछ लोहे के जो टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं। किसके टुकड़े, लोहे के कुछ टुकड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये लोहे के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, समझिएगा। ये कुछ हमारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ दूरी पर भी लोहे के हमारे कुछ छोटे छोटे ये भी टुकड़े पड़े हुए हैं। ये भी हमारे कुछ छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए लोहे के हैं, ब्लॉक्स टुकड़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल में है क्या, चुंबक जो है लोहे को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, चीज आपको पता ही है। यानी कि ये भी लोहा है और ये भी हमारा लोहा ही है। हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जो भी टुकड़े ए वाले हैं, जो ब्लैक पेन से मैंने आपको बताए हैं, ये सारे टुकड़े जो हैं चुंबक जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी कि खींच रही है। लेकिन जो ब्लैक वाले हैं, जो हमारे ब्लैक वाले दिख रहे हैं, इनको अपनी ओर खींच नहीं पा रही है। इन सारे टुकड़ों को चुंबक जो है अपने पास जो है अपने ओर या अपने पास खींच नहीं पा रही है। क्यों नहीं खींच पा रही, इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि बच्चों जो चुंबक है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है वो सिर्फ जहां तक हमारे ब्लू वाले हैं यहीं तक कार्य कर रहा है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, खींच ले, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे नहीं आकर्षित कर पा रहे। समझ में आ गया। अब देखिए परिभाषा को, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सारा क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु लोहा या कोबाल्ट कुछ भी हो सकता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया। अच्छे से डिफिनेशन आपको समझ लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि विचलन कोण क्या है।
देखिए विचलन कोण क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के आगे आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ते थे। अब अगर आपने प्रिज्म पे पढ़ा होगा, आपने आपतित किरण और निर्गत किरण के पश्चात एक कोई किरण निकल, उनके बीच में कोण बन जाता था, उसे विचलन कोण हम कहते हैं। पढ़ा है आपको मैंने विद प्रैक्टिकल के साथ। देखिए होता क्या है, प्रिज्म पर आपतित कोई किरण, हम मान लीजिए हमारे पास कोई प्रिज्म है, उस पर मैंने कोई किरण डाली, उस प्रिज्म पर हमने क्या किया, कोई सारी किरण डाली, उसमें जब किरण जो हमने डाली, उस किरण की जो दिशा होगी, अपवर्तन के पश्चात वो किरण पड़ेगी, अपवर्तन के पश्चात वो एक प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा होगी, निर्गत किरण निकलेगी, अपवर्तन होगा, उस किरण की दिशा जो होगी, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के निर्गत किरण की दिशा के बीच प्रिज्म की एक निर्गत किरण यानी कि जाने वाली किरण होगी, उस दोनों किरण के दिशा के बीच में कोण बन जाएगा, एक छोटा सा कोण बनेगा, जिसे ये बना जो उसके बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं, और कोई विचलन कोण अलग नहीं होता है। इसे डेल्टा एम से ज्यादातर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा जी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर डोमिनेट करती है, किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, सबसे पहले 2-3 कंडीशंस होते हैं जिन पर ज्यादातर निर्भर करती है। पहले तो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, जो हमारा लेंस का पृष्ठ होगा उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी है उस पर भी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर भी, पदार्थ कैसा अपवर्तनांक है उस पर भी निर्भर करती है, और दूसरा प्रकाश का जो रंग है उस पर भी हमारी लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो निर्भर करती है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। बच्चों आपको पता है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर पर होता है, लेकिन जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, आपको याद रखना है। दूर बिंदु कहाँ होता है बच्चों, अनंत पर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी करिए। देखिए आंख की समंजन क्षमता क्या होती है इसके बारे में भी बताना है। देखिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता ये होती है, हम और आप कभी कभी पास की वस्तु देखते हैं, कभी कभी दूर की वस्तु देख लेते हैं, आसानी से देख सकते हैं, यही मानव नेत्र की समंजन क्षमता है। इसको डेफिनेशन में समझिए। आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे, आप अपने स्टडी रूम में बैठे, वहां पर देख रहे हैं, उसके बाद में आपको कहीं जरूरत पड़ेगी बाहर देखने की, तो आप बाहर देख पा रहे हैं, आपकी मम्मी जी ने बोला दिया, आप बहुत चीज देख पा रहे हैं, तो आंख की जो आंख होती है उसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा हो रही है, इस कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है इसे ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, या आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला हमारा बच्चों है समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक, देखिए हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक Cl17 होता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कभी हम 35 लिखते हैं, कभी 36 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक रियलिटी में होता है वो 35.6 होता है, 35.5 होता है, तो इसको कभी कभी हम 35 लिख देते हैं, कभी कभी हम 36 लिख देते हैं। यही चीज है इसका मेन कारण समस्थानिक का, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल क्या होता है, तो नाभिकीय बल को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नाभिक प्लस बल, नाभिकीय बल यानी कि नाभिक के भीतर जो बल कार्य करता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसी हमारे पास परिकल्पनाएं हैं। तो हमारे पास जो परमाणु होता है उसके बीच में सेंटर में हमारा नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के 4 न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी स्थायी कक्षा में, कभी कभी हायर कक्षा में भी चला जाता है, उनमें चक्कर लगाता रहता है। तो होता क्या है, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि जो नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनको परस्पर बांधे रखने का जो कार्य कर रहा है, उनको जो बांधे रखता है उसे ही हम नाभिकीय बल कहते हैं। ये थे बच्चों टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस और थे। टोटल मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, कैसे आपको करना, तबाही मचाने वाले हैं। आइए एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल आसान तरीके से विद सॉल्यूशन के साथ एकदम धमाकेदार तरीके से देख लेते हैं। देखिए बच्चों पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, इसमें क्या कह रहा है समझिएगा इसको ध्यान से, ताकि हम पूरे न्यूमेरिकल को हल करें और हमारे जो भी इस न्यूमेरिकल के नंबर बनते हैं बोर्ड के पेपर में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर, टोटल जो भी किसी भी न्यूमेरिकल के पूरे अगर हम नंबर ले रहे हैं तो उसके कुछ रूल एंड कंडीशंस होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, किसी वस्तु को, कोई भी हमारे पास अगर कोई वस्तु है उसको 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम
आवेश से धनावेशित करने के लिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, उसको इतने आवेश से धनावेशित अगर हमें करना है तो उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, हमें ये चीज बताना है। यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु से हम अगर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इतने कूलम अगर आवेश देना चाहते हैं, और अगर उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें ताकि वो धनावेशित हो जाए। तो आइए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सॉल्व। हमारी कॉपी में भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे सॉल्व। फिर हम एक हेडिंग लगाएंगे गिवन। ये हम लिखेंगे, जो हमारी कॉपी होती है उसमें इस तरीके से जो लाइन हम खींचते हैं उसके अंदर लिखेंगे गिवन। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या जो चीजें हैं, यानी कि कौन कौन से जो मान हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रहा है कि को इतने कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए, यानी कि जो हमारे Q का मान है वो हमें दे रहा है। Q इक्वल टू दे रहा है 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को शॉर्टकट में हम सी से लिख देते। समझ में आया? इतने कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें सर इसमें सूत्र कौन सा लगाना है? तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आवेश इक्वल टू Q इक्वल टू Ne। आपने ए वाला सूत्र आपने पढ़ा है, लेकिन हमें इसमें चाहिए क्या? n चाहिए है। तो बच्चों अगर हम n निकालते हैं तो इसमें हम सूत्र बनाते हैं Q इक्वल टू E। Q इक्वल टू n इक्वल टू बनाते हैं Q अपॉन E। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर E क्या है? तो बच्चों आपको बता दें E का मान वही है जो हम पीछे बात कर रहे थे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ए वाला मान जो है यही E का मान होता है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, इस मान को इस वाले सूत्र में रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आइए मान रखते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q का मान हमें पता ही है कितना है, 4.8 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है सर, अपॉन में हमें E का भी मान पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो देखिए चाहे तो आप यहीं पर काट दीजिए, अन्यथा आप दशमलव हटाइए, इसका दशमलव हटा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 48 गुणे 10⁻⁻19। अब ए गुणे, जब 10⁻⁻19 नीचे है, जब ऊपर जाएंगे ए हो जाएंगे प्लस के 10⁻19 अपॉन नीचे कितने बचे 16। अब हम इन 10⁻⁻19 से 10⁻19 प्लस के कट जाएंगे हो जाएंगे। अब हम 16 3 48, यानी कि n इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अगर हम इससे कितने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो, और हम इससे 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश दे देते हैं, तो वो जो वस्तु होगी वो धनावेशित हो जाएगी। ये हमारा इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए? इसी तरीके में न्यूमेरिकल लगाना है। अगला न्यूमेरिकल समझिए, ये समझ में नहीं आया और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल समझिए। अगला बच्चों जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि एक बिंदु आवेश में, कोई हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है, उसमें 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारे पास है 450 या 450 वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप वैद्युत आवेश की गणना करना है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है वैद्युत आवेश, पूछ रहा है वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। कैसे निकालेंगे वैद्युत आवेश, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो लिखते हैं, सॉल्व गिवन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन से मान हैं जो हमें इस क्वेश्चन में पहले से दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि R इक्वल टू दे रहा है 1 मीटर, m4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं E से 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों दी गई है। समझ में आ गया? अब हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत आवेश की गणना करना, यानी कि Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है सर, अब बच्चों हमें इसमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें सूत्र लगाना है A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर।
ये जो है हमें सूत्र इसमें अप्लाई करना है, सूत्र लगाना है। अब हमें क्या पता है सर, हमें इसका पूरे का मान नहीं पता है, कितना 1/4 पाई, ठीक है इतना 4 पाई एप्सिलॉन। इसका बच्चों आपको मान रख लेना है 9 गुणे 10 की घात 9। ये कांस्टेंट मान होता है, हमेशा यही मान प्रयोग होता है इसका, ठीक है समझ में आ गया। और हमें जो एप्सिलॉन के का मान दिया गया, के होता है परावैद्युतांक, जिसका मान हम यहाँ पर भी कितना मानेंगे 1, और मोस्टली 1 ही मानते हैं। जब इसका मान दिया होता है तभी हम इसका मान रखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसमें मान रखते हैं। देखिए ई का मान दिया गया है 450, ठीक है सर पता है। हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमने पता कर लिया, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू आवेश हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि Q अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आने वाला है, ठीक है समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या Q, हम क्या करें Q इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये सारे मान तो Q के साथ में है, तो ये 450 जो है ये तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। अब देखिए ऊपर जो है 4 गुणे 10 की घात 9। अब हमारे पास इसमें जो क्या है कि 1 गुणे 1 जो है 1 भी ऊपर जाएगा, लेकिन 1 का कोई मकसद नहीं है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 की घात 9 जो है नीचे है, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 450 गुणे 10 की घात माइनस के 9 अपोन में 9 बचे। इसको भाग करें 9 पंचे 45, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 50 गुणे 10 की घात माइनस के 9, इतना आ गया कूलाम। इतना भी हम मान रख सकते हैं, ये भी हमारा मान सही है, आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसको और भी अच्छे से तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस के 8 कूलाम, ये भी हम लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जब हम दशमलव के इधर, अगर मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है, इधर बढ़ते हैं तो हम घातें जो होती हैं प्लस में काउंट करते हैं, लेकिन दशमलव के जब हम इधर बढ़ते हैं तो घातें जो होती हैं माइनस में काउंट करते हैं। दशमलव के इधर हम दशमलव को अगर हम इधर खिसका रहे हैं दशमलव तो घाते प्लस में काउंट करते हैं, अगर इधर खिसका रहे हैं तब हम माइनस में काउंट करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा दशमलव था, मैंने इधर से यहाँ पर लाए, यानी कि इसमें एक घात में प्लस की काउंट करनी है, तो प्लस की माइनस में काउंट करी तो एक माइनस से कम हो गया, यानी कि सपोज कीजिए आपके किसी से 9 रुपए थे, आपने उसको 1 रुपए दे दिया, अब इसका मतलब आपसे 8 रुपए उधार अभी भी बचे। समझ में आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, जो वैद्युत आवेश की हमें गणना करना था, आवेश निकालना था, वो आ गया 5 गुणे 10 की घात माइनस 8। अब 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 का मतलब क्या है, इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें 10 की घात को हटा दें तो इसका मतलब है 5 के नीचे 1 लगाकर इसके नीचे आपको 8 जीरो लगाना, 5 6 7 और 8 इतना मान है। तो इस जीरो को हम नीचे पांच करके तो प्लस में, तो ऊपर जाएंगे माइनस, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इस मान को हम नहीं लिखते क्योंकि मान किसी को समझ में भी नहीं आता है, और ये मान हमारा हर एक टीचर्स को हर एक जगह आपको लिखा हुआ भी मिलता है। ठीक समझ में आया। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये 10 की घात माइनस 8 क्यों लिखा, हम वैसे भी तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए, और ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों जिन पर 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम आवेश, यानी कि ये 2 सूक्ष्म गोलियां हैं जिन पर इतने कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से वो कहाँ रखी है। मान लीजिए एक गोली ए है, एक गोली ए है, एक दूसरे के संपर्क में इससे की कितने मीटर की दूरी, इतने मीटर की दूरी पर वायु में रखी है। ठीक है, दूरी पर स्थित, इनके बीच में बल कितना कार्य कर रहा है, इनके बीच में जो F कार्य कर रहा है, F फोर्स लग रहा है, उसके बारे में हमें गणना करना है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्व करेंगे, फिर हम नोट करेंगे गिवन, क्या क्या मान जो है जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिए जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसमें में क्या क्या दिया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, आप टफ लग सकता है आपको। देखिए इसमें कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलियां जिन, मान लीजिए एक पर Q1 आवेश है और एक पर हमने Q2 आवेश मान लिया। एक पर मान लिया Q1, दूसरे पर Q2। Q1 हमारे पास कितना दिया गया 80/3 गुणे 10 की घात माइनस के 9, पहला वाला। दूसरा दिया गया Q2 का मान दिया गया 160/3 गुणे 10 की घात माइनस के 9।
ठीक है सर, एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर, यानी कि r इक्वल टू दिया गया 0.010 मीटर। ठीक है, समझ में, आज इतने दूर मीटर दूरी पर इनके बीच में F यानी कि बल हमें से कितना कार्य कर रहा है इसके बारे में बताना है। अब बात आती है सर हमें सूत्र कौन सा लगाना है। तो बच्चों आपने एक फोर्स के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये सूत्र आपको पता ही होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मैंने मान आपको पीछे बताया कितना होता है, इसका मान हम सीधे रख देंगे 9 × 10⁹ होता है, इसका मान मैंने आपको बताया है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए इस मान को हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं और हम अपना आंसर प्राप्त करते हैं। देखिए हमारे पास f का मान हमसे पूछा गया है, ये चीज हमें पता ही है। क्या कह रहा है, हमें f का मान पूछा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 9 × 10⁹ होता है, इनटू Q1 Q2 का मान हमें दिया गया है, Q1 का मान दिया गया 180/3 × 10⁻⁻9, ये मान हो गया। इनटू में Q2 का मान दिया गया 160/30 × 10⁻9, ये हमारे हो गए Q1 Q2 के मान, अपॉन में R स्क्वायर है, R का मान दिया गया 0.10। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए जब हम इसको आगे हल करेंगे, आगे आप बच्चों इधर देखिएगा, इसको मैं ऊपर करे दे रहा हूं थोड़ा, इधर देखिए। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 180 हो गए, इस 80 से हम क्या करेंगे, इन 1 मिनट देखिए, इन 3 से क्या करेंगे, इस वाले 3 को काट देंगे, 3 × 9 आएंगे, आ गए 3 × 9। अब एक 3 आया, इसको इस 3 से काट देंगे, यानी कि 9, इस 9 का खत्म खेल, और इसमें अपान में जो भी थे इनका भी खेल खत्म। अब हमारे पास क्या बचा है, F इक्वल टू देखिए 10⁹ बचा गुणे 80 बचे गुणे 160 बचे, इनटू में गुणा में घाते जो होती हैं बच्चों जुड़ जाती है। क्या होता है, गुणा में घाते होती हैं जो जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं समझिए, यहां पर देखिए अगर हम 10⁻10 9 है, 10⁻9 है, अगर हम क्या करें इन दोनों घातों में 10⁻9 से एक 10⁻- की कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 10⁻9 सिर्फ बचा। अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में हमारे पास बचा है 10⁻10 गुणे 0.10, इतना मान बचा है। चाहे तो आप 9 दूनी 18 से 9 माइनस कर दिए, तब भी आपके पास -9 बच्चों, किसकी बचेंगी, -9, क्योंकि माइनस की ज्यादा है। अब हमारे पास ये आ गया F इक्वल टू, अगर हम बच्चों इसका 9 × 10⁻9, बच्चों यहाँ पर अब 9 नहीं रहेगा। ठीक है, अब 9 किसको बात का रहेगा, क्योंकि 9 तो हमने कर दिए, इसके साथ में कैंसिल है। ठीक है, अब हमारे पास ए बचा, इस मान को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम इस मान की बच्चों गुणा कर देंगे इस वाले, तो ऊपर बचेगा 80 गुणे 160 गुणे 10⁻⁻9 अपॉन में, अब जब इस मान की 10 गुणे 10 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.000, इतना आ जाएगा। जब इसका मान इतना आ जाएगा, इससे एक 0 से इस वाले को हम 0 कैंसिल कर देंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि अगर हम बात करें नीचे बचा 0.01, ऊपर क्या बचा देखिए 8 गुणे 16 गुणे 10⁻⁻9। अब हमें क्या करना, 16 गुणे 9 कर देना है, 16 गुणे 8 कर देना, यानी कि 16 गुणे 8, ये आप सीधे 16 का पढ़ा पढ़ लीजिए। 16 8 कितने होते हैं, 128 गुणे 10⁻⁻9 अपॉन में क्या बचा 0.01। अब 0.01 का मतलब है हम ऊपर क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, इनटू में 2 0 बढ़ा दिए। अब हमारे पास 2 घाते कट गई। अब हम इन 2 0 को यहां से देखिए, ये 0 मान लीजिए प्लस में है, यहां से -7 बचे, यानी कि हमारे पास आंसर बचा 128 गुणे 10⁻⁻7, ये मान बचा F इक्वल टू, ये बचा हमारे पास F इक्वल टू। अगर हम इतना लिखना चाहें लिख सकते हैं, अन्यथा हम अगर हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहें तो F इक्वल टू लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया, सपोज कीजिए यहाँ पर दशमलव होगा, अब हम अगर इधर दशमलव बढ़ाते हैं तो जितनी संख्या बढ़ाते हैं उतनी प्लस में घाते काउंट करते हैं, यानी कि अगर हम लिख सकते हैं 1.2 गुणे 10 की घात कितनी लिखेंगे, अगर हम प्लस में 2 बढ़ाएंगे तो इसके मान लीजिए आपके पास किसी के 7 रुपए आपसे उधार थे, आपने 2 लौटा दिए, कितने बचे 5, तो बचे 10 की घात -5 न्यूटन।
बल का मात्रक बच्चों क्या होता है? न्यूटन। इतना बल हमारा लग रहा होगा माइनस में। समझ में आया? अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए। अगला बच्चों हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की हमें गणना करना है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म कार्य कर रहा है इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रहा है, आपको क्या क्या मान दिए गए, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं हर बार करता हूं। आपको सबसे पहले वही बताता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे यहां पर सॉल्व, फिर लिखेंगे गिवन, यानी कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। अब देखिए हमें क्या दे रहा है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, इसको हम लिखते हैं E = 2 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया। ठीक है सर, 30 अंश के कोण पर, यानी कि जो थीटा का मान दिया गया 30 अंश दिया गया कि कोण पर 1 कूलाम आवेश का, यानी कि 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव को लिखते हैं P से। ठीक है, हमसे लगने वाला बल युग्म यानी कि टाउ = क्वेश्चन मार्क, ये टाउ हमसे पूछा जा रहा है। अब आपको एक सूत्र पढ़ाया था हमने और आपको पता होना चाहिए, टाउ = पढ़ाया था PE sin थीटा। PE sin थीटा मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। टाउ हमसे बच्चों पूछा गया, टाउ = P का मान दिया गया 1 इंटू E का मान हमें दिया गया 2 इंटू साइन थीटा का मान दिया गया 30 अंश। चूंकि हमें पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 1/2। साइन 30 का मान होता है, तो टाउ = क्या हो जाएगा 2 × 1/2। साइन 30 अंश की जगह पर 1/2 आ जाएगा। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि टाउ = क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। 1 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करेगा। याद रखिए 1 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करेगा। ये न्यूमेरिकल हमारा बोर्ड में शायद 2017 में पूछा गया था, यानी 16 में 1 नंबर में अतिलघुत्री में पूछा गया था। उसके बाद में लगभग 1 से 2 बार पूछा गया, उससे पहले ज्यादा पूछा जाता था। ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल को भी ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि बिंदु A व B के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ये जो आपका संधारित्र वाला चैप्टर है, तो धारिता वाला चैप्टर है, उस चैप्टर से न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके इसी टाइप से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। देखिए क्या कहता है, बिंदु A व B के बीच, यानी कि बिंदु A है और बिंदु B है, इन दोनों के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम इनको नॉमिनेट कर लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं संधारित्र C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको हम C5 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, हमने मान लिया C1 C2 C3 C5 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको हल करेंगे। माना यहां पर आप लिख सकते हो सॉल्व। माना देखिए आपको 2 संधारित्र आपको दिख रहे हैं किस क्रम में लगे हुए, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। माना C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमें सूत्र पता है 1/C' इसको मान लेंगे 1/C1 + 1/C2। इस तरीके से सूत्र होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, सूत्र में हमें पता ही है C1 की जगह पर हमारे पास C3 है, C2 की जगह पर C4 है, यानी कि हमें मतलब है C1 C2 जितने भी है जोड़ते चले जाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे 1/C' = क्या, क्योंकि बच्चे श्रेणी क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा सूत्र लगता है 1/8 + 1/8। अब हमें इनमें लेना है एलसीएम। एलसीएम इनका हमें कैसे निकालना, देखिए आपने पढ़ा होगा कि इनका कोई भी एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो आप अगर 8 का एलसीएम निकालो, कैसे निकालना आप साइड में इधर देख लीजिए। आपको मान लीजिए 8 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना, 8.8 आप इसका एलसीएम काटिए, इसको 2 से काटिए, 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकन 2 2 एकन 2 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, जब हम इन तीनों की गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चों एलसीएम कितना आया 8।
1/8 यानी कि ऊपर ऊपर के फिर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। हर समान है तो अंश हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, 1/c इक्वल टू आ गया 1/8। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी बच्चों 2/8 है, 2/8, तो 1 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 1/c डैश इक्वल टू आ गया 1/4। अब हम क्या करेंगे, इनकी तीव्रता गुणा करेंगे। हमारे पास c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ बच्चों, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c डैश इक्वल टू आ जाएगा 4। अब 4 क्या है, 4 आएगा माइक्रो फैरेड में म्यू एफ, यानी कि इन दोनों तार को अगर हम हटा दें तो इनके बीच में एक संधारित्र बन रहा है, वो बन रहा है 4 माइक्रो फैरेड का। अब देखिए, अब ये तो 4 माइक्रो फैरेड का आ गया, अब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में आ गए। हम लिखेंगे c डैश व ये कौन सा है, C2, c डैश व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम को इसको मान लेंगे C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि C1 की जगह पर C डैश है, उसकी जगह पर C2 की जगह पर कितना। अब हमारे पास C1 C डैश कितना आया है, 4, प्लस C2 का मान कितना है, हमारे पास 8 है, प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 12 माइक्रो फैरेड। कितना हो गया, 12 माइक्रो फैरेड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हमने इस पूरे डिब्बे को हल किया, जब इस पूरे डिब्बे को, तो हमारे पास एक तार बचा है, वो बचा है 12 माइक्रो फैरेड का, ठीक है। अब एक तार ए, अब तीनों तार किस क्रम में लगे बच्चों, श्रेणी क्रम में लगे। अब हम इनको सीधे हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हमें करना है, माना C1 कामा C डबल डैश तथा C5 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया सर। अब हमें श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देना है, C इक्वल टू C1 प्लस सॉरी बच्चों, श्रेणी क्रम का 1/c इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। कई बार जिक्र कर चुके हैं सूत्र के बारे में, ठीक है। हम कितने भी हो जोड़ते चले जाएंगे। 1/c इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 की जगह पर यहाँ पर C1 ही है, जिसका मान है 4 माइक्रो फैरेड, प्लस C2 की जगह पर है C डबल डैश है, जिसका मान आया है 12 माइक्रो फैरेड बच्चों, 12 हो गया, प्लस C3 की जगह पर है C5, इसका मान है 8। जब हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, आप इसका भी निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर 12 8 4, देखिए 2 छिंग 12 4 2, ठीक है। 2 से 2 3 6 2 1, ठीक है। 2 1 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 2 3 6 6 दूनी 12 दूनी 24। अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें, जब इन दोनों का जब हम एलसीएम निकाल लें तो आ रहा हमारे पास 24 है, तो हम इनको लिखेंगे एलसीएम कितना लिखेंगे 24। अब 24 जब एलसीएम आया, 4 चक्कू कितनी बार जाएगा, 4 छिंग 24, तो ऊपर हो जाएंगे 6 12 दूनी 24 2 प्लस 8 3 24 प्लस 3 6 2 8 3 11 11 बटे आएगा 24, 11 बटे आएगा कितना 24, कितना आएगा 11/24। अब हमारे पास C 1/c है, अब C 1/c इक्वल टू कितना आया 11/24 आया। अगर हमें C इक्वल टू चाहिए, C इक्वल टू आ जाएगा 24/11, इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22 बचे 2 लगे दशमलव बढ़ाया 0, 11 एकन 11 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 के 77 लगभग 2.17, यानी कि जो कुल संधारित्र की कुल धारिता जो बच्चों आई है C इक्वल टू आया है, वो आया है 2.17 म्यू एफ। ये चीज आपको नोट कर लेना बच्चों, यहाँ पर जगह कम है, आप अच्छे से लगाना, पूरे पेज में न्यूमेरिकल लग जाएगा। समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया एलसीएम कैसे निकालना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल भी हमारा इसी प्रकार से, ये भी हमारा आप जब इसको भी लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगा। बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता, हम लिखेंगे सॉल्व। हम क्या करेंगे, इन संधारित्र को C1 C2 C3 C4 और C5 कैसे भी आपको लगा के दे दे, बस आपको हल अपने हिसाब से करने। ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, हम लिखेंगे क्या, माना C1 बा C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं।
समांतर क्रम का सूत्र आपको पता है, सी डैश इक्वल टू मान लेंगे C1 प्लस C2। अब सी डैश इक्वल टू क्या हो जाए, एक एक दोनों है यानी कि 2, यानी कि 2 म्यू एफ आ गया। यानी कि हमने जब इन दोनों तारों को हल किया तो इनके बीच में एक आ गया 2 माइक्रोफैरड का। अब इसी प्रकार से इनको भी जब हम हल करेंगे तो भी हमारा 2 माइक्रोफैरड का आएगा। आप इनको हल कर लेना क्योंकि एक समान है, आप लिख लेना माना, चलो हम हल ही कर देते हैं, माना C3 C4 है, C4 तथा C5 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनको हमने मान लिया C डबल डैश C1 प्लस C2, यानी कि C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C इनमें भी एक एक माइक्रोफैरड के 2, यानी कि 2 माइक्रोफैरड 2 म्यू एफ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी एक तार आया है, वो भी हमारा 2 म्यू एफ का आया। अब हमारे पास तार कुछ इस प्रकार से बन गया है, यहाँ पर बिंदु V है, यहाँ पर बिंदु है, एक इसको हल किया तब 2 माइक्रोफैरड आया, यानी कि ये वाला संधारित्र 2 हो गया। ए वाला 1 का पहले से है 1 माइक्रोफैरड, ए वाला हल किया, ए भी 2 माइक्रोफैरड का आ गया। अब आपको तीनों तार किस क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में। हम लिखेंगे इसका मान है इसका मान आया C डैश, इसका मान आया एक कौन सा C3, ए C डबल डैश है, माना C1 C3 तथा C डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास C इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का आपको सूत्र पता ही है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है। अब हम इसमें मान रख देंगे, 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 का मान आया है 1/2 प्लस C3 का मान है 1/1 प्लस 1/2। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 निकाल लेना, प्लस ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4/2, यानी कि 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C आ जाएगा 4/2, यानी कि C इक्वल टू आ गया 2 C इक्वल टू आया, एक ऊपर चला जाएगा 2/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब हम लगाएंगे दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, 4 पंचे 20 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 माइक्रोफैरड का जो एक संधारित्र आएगा, इनके बीच की तुल्य धारिता जो होगी एक 0.5 माइक्रोफैरड होगी। समझ में आया, इनके बीच की जो तुल्य धारिता आई है वो 0.5 माइक्रोफैरड आई है। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम उन डेरिवेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग जो सूत्र यूज करते आ रहे थे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी आ रहा होगा कि सर हमने जो प्रतिरोध में चैप्टर में पढ़ा था उसमें समांतर श्रेणी का सूत्र कुछ और तरीके से था, यहाँ पर कुछ और है, तो कैसे आता है, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम बात करें समांतर क्रम में अगर कोई संधारित्र जुड़े हैं उनकी धारिता का व्यंजक हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने 3 यहाँ पर संधारित्र जोड़े हैं, आप इनसे अधिक भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें प्रत्येक संधारित्र की हमने पहली प्लेट को लिया है और हमने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है, और दूसरी प्लेट को लिया जिस पर -Q आवेश है उसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। पहले आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र का आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो मैंने डिफिनेशन इसलिए मैंने लिख कर रखा है पूरा डेरिवेशन, ताकि मैं आपको जल्दी से कम समय में पढ़ा सकूं और आपका समय भी वेस्ट ना हो। देखिए माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 है। हमारे पास 3 संधारित्र, पहला दूसरा तीसरा, जिनकी धारिताएं C1 है C2 है C3 है। समझ में आ गया। एक दूसरे से के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक दूसरे के साथ किस क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको क्या किया गया, वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया, वैद्युत स्रोत के साथ, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है।
दूसरी जो प्लेट है उसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो बी तथा क्रमशः आवेश जो होगा वो Q1 होगा Q1। इसमें देखिए विभवांतर तो सेम रहेगा लेकिन आवेश Q1, Q2 और Q3 हर एक प्लेट पर आवेश जो है हमारा अलग अलग है। जब हमारा आवेश अलग अलग होगा तो प्रत्येक प्लेट पर हमें आवेश अलग अलग निकालने की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक प्लेट पर अलग अलग आवेश भी अपना निकाल लेंगे। हमारी कौन सी प्लेट पर कितना आवेश आ गया इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली हमारी Q1 प्लेट है, इस पर Q1 पर क्या आ जाएगा, C1 V आवास आ जाएगा। दूसरी है Q2 C2 V आ जाएगा। Q3 पर C3 V आ जाएगा, यानी कि आवेश अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास Q1 इक्वल टू आ गया C1V, Q2 इक्वल टू आ गया C2V, Q3 इक्वल टू आ गया C3V। अब हम क्या करेंगे, यदि संधारित्र जो है हमारे इनमें धारिता जो कुल जो है वो C है, कुल धारिता C है, C और आवेश जो है Q है। हमें पता है Q इक्वल टू हमने एक सूत्र पढ़ा था CV। अब वहां से अगर C निकालना होता था तो Q अपॉन V पढ़ते थे, यानी कि आवेश अपॉन विभवांतर, ये चीज हम पढ़ते थे। तो अगर हम बात करते हैं कुल आवेश की, कुल आवेश हमारे पास Q1 Q2 Q3 तीन आवेश हैं। अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास टोटल आवेश आएगा। हमने क्या किया, Q1 Q2 Q3 तीनों को जोड़ दिया, हमारे पास टोटल आवेश Q आ गया। अब हमने इसको समीकरण नंबर 1 डाल लिया। अब समीकरण नंबर 1 जो था इसमें Q1 Q2 Q3 के मान रख देंगे। Q1 Q2 Q3 के मान कहां से आएंगे, ए दिए, Q1 का मान दिया गया, Q2 का मान दिया Q3, Q1 की जगह पर ए रखेंगे, Q2 की जगह पर ए रखेंगे और Q3 के स्थान पर हम ए रखेंगे। ठीक है, अब देखिए Q इक्वल टू क्या था, CV, वो मैंने रख दिया। Q1 की इक्वल टू क्या था C1V था, वो मैंने रख दिया। Q2 इक्वल टू क्या था, C2V था, ए रखा, बे भी रख दिया। Q3 इक्वल टू था C3V, मैंने रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें B को कॉमन ले लिया क्योंकि सभी में समान है। B को जब हमने कॉमन लिया तो B से B को कर दिया कैंसिल, C1 C2 C3 इस तरीके से बचा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली में क्या बचा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र आ गया। इस तरीके से आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना फिर एक बार समझ लीजिए। हमारे पास तीन संधारित्र होते हैं, तीन संधारित्रों को प्रत्येक संधारित्र को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से। प्रत्येक संधारित्र पहला संधारित्र C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। इनके बीच में विभव जो होता है विभवांतर समान रहता है लेकिन आवेश अलग अलग होता है। फिर हमें अगर आवेश निकालना है तो Q1 इक्वल टू होता है C1V, Q2 इक्वल टू होता है C2V, Q3 इक्वल टू होता है C3V। हमने आवेश निकाल लिया, फिर हम क्या करते हैं, हमें कुल आवेश की जरूरत पड़ती है। कुल आवेश हमने Q1 Q2 को मान रख देते हैं। Q1 Q2 को जब हम मान रखते हैं तो हमारे पास Q1 V1 C1 V1 C2 V2 आते हैं। ठीक है, तो हम इनका सारे का मान रख देते हैं और हमने इसमें क्या करते हैं बच्चों, B को कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारा फाइनली में एक आंसर आ जाता है, C इक्वल टू आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास समांतर क्रम में ए सूत्र आता है तो श्रेणी क्रम में कैसे सूत्र आता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अगर कई सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी धारिता कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने तीन संधारित्रों को यहां पर लिया है और प्रत्येक संधारित्र को हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इसमें पहली प्लेट को दूसरी प्लेट से, पहली प्लेट को तीसरी प्लेट से और तीसरी प्लेट को हमने पांचवी प्लेट से जोड़ दिया गया, चौथी प्लेट, यानी कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ, दूसरी प्लेट को प्रत्येक प्लेट के साथ और जो हमारी अंतिम प्लेट की अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट जो होगी उसको पृथ्वी से और पहले संधारित्र की पहली प्लेट जो होगी उसको मैंने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया। प्रत्येक पर आवेश हमारा समान रहेगा, संधारित्र C1 C2 है, लेकिन अब की बार हमारा जो विभव यानी कि विभवांतर है वो बदल जाएगा। एक पर विभव V1 होगा, दूसरे पर विभव V2 होगा और तीसरे पर विभव V3 होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। जो हमें थोड़ा पढ़ना होता है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 हैं। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, इनमें कुछ समझना नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये चीज हमें पता ही है। ठीक है सर, इनमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट के साथ क्रमानुसार जोड़ा दिया जाता है तथा पहले प्लेट की पहली संधारित्र को वैद्युत स्रोत से तथा अंतिम प्लेट की अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो है Q1 है प्लस Q1 तथा इनके बीच में जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्रमशः V1 V2 और V3 है, तब हम क्या करेंगे,
तो हम निकालेंगे प्रत्येक हमारे एक प्लेट के बीच हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो कहाँ से एक सूत्र हमें पता है, B = होता है Q/C, यहीं से सारे मान हम लाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम B1 का निकालें तो Q/C1 हो जाएगा, B2 का निकालें Q/C2 हो जाएगा, B3 का निकालें Q/C3 हो जाएगा। आया कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि C1 C2 C3 अलग अलग थे, B1 B2 B3 अलग, यदि तीनों संधारित्र में अगर इनको कुल विभवांतर अगर हमें चाहिए, ये जो तीन संधारित्र हैं इनके अगर हमें कुल विभवांतर टोटल चाहिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें कुल विभवांतर निकालना, जैसे हम कुल आवेश निकाला था वहां पर, उसी प्रकार से कुल विभवांतर में यहाँ पर B = निकालेंगे, B = B1 + B2 + B3, क्योंकि वहां पर आवेश हमारा अलग अलग था, यहाँ पर विभवांतर अलग अलग है, क्योंकि समांतर श्रेणी क्रम में यही फर्क होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनके B1 B2 B3 के मान रख दिए, B1 का मान है, B2 का मान है, B3 के मान है। हमने क्या किया, तीनों मान को पुट किया, B1 का मान था C1V और B2 का मान था C2V Q2V और B3 का मान था Q3C Q/C3 Q/C2 Q/C1, ये मान हमारे पास थे। हमने क्या किया, इनमें Q को कॉमन ले लिया, तो 1/C1 1/C2 + 1/C3। अब हमें पास B = हमने पढ़ा है, B = होता है Q/C, ये जो मान हमें ऊपर दिया गया B = Q/C, इस B के स्थान पर हमने A रख दिया Q/C, Q से Q को हमने कर दिया कैंसिल। अब हमें क्या आ गया, 1/C = यहाँ पर भी 1 बचा, 1/C = आ गया 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसको मैंने श्रेणी क्रम का सूत्र आता है, इस तरीके से आता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, ठीक है। इस डेरिवेशन को एक बार आप पुनः ऊपर से नीचे तक नजर मार लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप इस डेरिवेशन को हल करने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले डेरिवेशन पर, ताकि मैं जल्दी जल्दी से कम समय में आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा सकूं। देखिए बच्चों, अगला हमारा डेरिवेशन है, कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस जिनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना है। अभी तक हमने बहुत सारे डेरिवेशन किए थे, जिसमें प्रथम लेंस की फोकस दूरी के लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए, अवतल दर्पण की, लेंस की, दर्पण की, संयुक्त फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता, बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर ली थी। लेकिन हमने अभी तक कोई एक सूत्र था जिस पर हमने डिस्कस नहीं किया था। अगर परस्पर संपर्क में रखे कोई दो पतले लेंस है, उनकी अगर हमें फोकस दूरी कैसे निकालनी है, तो उस पर हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों आपको पता ही है, जो परस्पर संपर्क में रखे जो पतले लेंस है, इन पर हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसको हम पहले अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आप इसको भी एक एक तरीके से, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना। मान लीजिए हमारे पास संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, हम हेडिंग लगाई, हमने परस्पर रखे संपर्क में संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। हमारे पास दो लेंस है, इसमें से यहाँ पर बिंदु वस्तु O रखी है जिससे प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब I' पर बन रहा है। लेकिन ए जो है इधर जा नहीं पा रहा, तो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। जब वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ से प्रतिबिंब जाकर यहाँ पर लौटेगा, जब लौटेगा तो यहाँ पर I' प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए इसको पहले मैंने पूरी डेफिनेशन को लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ और भी अच्छे तरीके से। माना दो पतले उत्तल लेंस जिन L1/L2 है, पहला L1 है, दूसरा L2 है, जिनके मुख्य अक्ष जो है एक ही है, इनका मुख्य अक्ष जो है एक ही है, ये बात हमें पता ही है, ठीक है। तथा फोकस दूरियां F1/F2 हैं, फोकस दूरियां एक की F1 है, दूसरे की F2 है, ठीक है सर, मान लिया। तथा वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखें, जो माध्यम है वो वायु है, एक दूसरे के क्या है, संपर्क में रखें, ठीक है सर, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। एक बिंदु वस्तु O पहले लेंस से L1 लेंस है उससे कुछ दूरी पर U दूरी पर हमारी रखी गई है, ठीक है, मान लिया U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना होता, अगर लेंस L2 ना होता तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब I' पर बनता, जो हमारा I' है यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, ठीक है। लेकिन है क्या, हमारा लेंस रखा है, दूसरा लेंस रखा है, बनाएगा। यदि I' की L1 से दूरी V' हो तब लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, हमने अभी तक लेंस के फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा था, 1/F = 1/F1 प्लस 1/F = 1/F1 मान लीजिए, क्योंकि पहले लेंस की लगा रहे हैं V/-1/U। U क्या थी, वस्तु से दूरी, जो हमारा प्रतिबिंब U वस्तु से दूरी है। V क्या थी, प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी वैसे तो हम V मानते थे, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो B' दूरी पर बन रहा है, B पर नहीं बन रहा, B' दूरी पर बन रहा है। तो इस B के स्थान पर हम रखेंगे V' और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, अब अगर हमने किया कि पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु का कार्य आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी कि पहले लेंस द्वारा एक प्रतिबिंब बनाए तो दूसरा लेंस है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, सामने रखी वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। यदि दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, दूसरा लेंस है जिसका अंतिम प्रतिबिंब हमारा I पर बन रहा है, ठीक है, मान लिया, जिसकी दूरी L2 से V है, जिसकी दूरी जो L2 लेंस है इससे हमारी कितनी है, V है, ये दूरी हमारी कितनी है बच्चों, V है, ठीक है सर।
तो लेंस के सूत्र से अब हमें बात करनी है, ये जो v है जो बच्चों वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कितनी v डैश और इसकी b है, ठीक है। अब हमारे पास 1/f2 मान लेंगे इसको, 1/v माइनस 1/v डैश। अब b डैश क्यों माना, क्योंकि जो वस्तु रखी है वो बच्चों b डैश दूरी पर ही रखी है, एक चीज हमें पता है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया, यानी कि u की जगह पर हम v डैश रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ नतीजे आएंगे, उन्हीं नतीजों के आधार पर हम इसका मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, पहले हम समीकरण 1 हमारे पास है 1/f1 इक्वल टू है 1/v डैश माइनस 1/u, ये दिया गया समीकरण 1। अब हमारे पास समीकरण 2 क्या है, ये था समीकरण 1, समीकरण 2 है 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। अब हमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, प्लस 1/v डैश प्लस माइनस, क्योंकि इसको माइनस है, 1 मिनट ऐसे देखिए 1/v प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, प्लस का निशान लगाना है, 1/v माइनस 1/v डैश। अब देखिए यहाँ पर 1/v, यहाँ पर भी 1/v है, समझ रहे हो, यहाँ पर भी 1/v है, यहाँ पर भी 1/v है, लेकिन यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर जो 1/v है वो हमारा माइनस का है, समझ में आ रहा है, 1/v माइनस का है, लेकिन पहले लेंस में 1/v है वो हमारा प्लस का है। तो 1/v से 1/v को हम कर देंगे कैंसिल, अब हमारे पास 1/f1 इक्वल टू क्या बचा, प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या बचा, 1/v प्लस माइनस 1/u, ये बचा है, इतना बचा है। अब हमें ये भी सूत्र हमारा सही, इस पर भी न्यूमेरिकल लग सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u की जगह पर 1/f भी हम लिख सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा f/f1 प्लस 1/f2, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। चाहे तो हम पहले लेंस की फोकस दूरी निकाल लें, दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, संयुक्त लेंस की हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सारे डेरिवेशन हल करना है। मैंने वो सारी चीजें बता दी हैं आज जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लेक्चर आपकी मैराथन क्लास थी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और भी आपको मैराथन क्लास मिलने वाली है आपको हमारे इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप तुरंत पूछिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।